नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1507 ईस्वी, 1607 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1807 ईस्वी। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1707 ईस्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दक्षिण के अहमदनगर में, अहमदनगर में दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों औरंगजेब के जन्म की, तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात में, दोस्तों दोहाद गुजरात में इसका जन्म हुआ था और 1707 ईस्वी अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1707 ईस्वी। दोस्तों, हमारे एग्जाम की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से औरंगजेब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो थोड़ी सी जानकारी औरंगजेब के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब था। और जजिया कर को पुनः लागू औरंगजेब ने किया दोस्तों, और किस सन में किया? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया, 1679 ईस्वी में। दोस्तों, जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो जजिया कर को सर्वप्रथम लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों जजिया कर को सर्वप्रथम लागू किया था। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। और उसके बाद दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद दोस्तों, जब अकबर की हिस्ट्री की क्लास में हम लोग अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तब हमने आपको बताया था दोस्तों कि 1564 ईस्वी में अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त दोस्तों कब किया? तो 1564 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों, जजिया कर को पुनः लागू किसने किया? तो औरंगजेब ने किया। और कब किया? तो 1679 ईस्वी में दोस्तों, 1679 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों कब हुई? तो 1707 ईस्वी में दक्षिण के अहमदनगर में। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। दोस्तों, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे और इन्हें दोस्तों प्रथम अध्यक्ष भी चुना गया। था। और दोस्तों, अगर बात करें राजा राम मोहन राय की बात करें, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। और ये ब्रह्म समाज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की। 1815 ईस्वी में की। उसके बाद दोस्तों, दयानंद सरस्वती की बात करें, तो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन दोस्तों।
उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक है, उसमें राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है और परामर्श लेने के पश्चात किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 222 में एक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? दोस्तों ऐसा कौन सा प्रांत है जहां द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? हमारे ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों, या व्यवस्थापिका है, या विधानमंडल है दोस्तों। और वो 6 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश सबसे पहला हमारा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बिहार, बिहार होगा। उसके बाद अगर बात करें तो यूपी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक भी दोस्तों हो जाएगा, और तेलंगाना, तेलंगाना दोस्तों, ये राज्य होंगे। तो इसमें दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द्विसदनात्मक विधायिका किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि गुजरात राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है दोस्तों, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किन किन राज्यों में है? तो बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये हमारे 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। और दोस्तों अगर बात करें तो ये दो विधानमंडल होता है, इसके 2 भाग होते हैं। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक विधान परिषद होता है दोस्तों और एक विधानसभा। और दोस्तों विधान परिषद इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। और दोस्तों विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, थोक दर पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, खुदरा दर पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज आप लोग जानते हैं कि हमारे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। और इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभूतियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? दोस्तों वो कौन सी जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसमें हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। और दोस्तों इसी के आगे से जब यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो उसके आगे से ये गंगा नदी, गंगा नाम से ये नदी बहती है। उस अगर दोस्तों रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, दोस्तों रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा ये 2 नदियाँ मिलती हैं। और दोस्तों कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में दोस्तों मिलती है अलकनंदा और पिंडारी नदी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी मिलती है। रुद्रप्रयाग में
दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? दोस्तों कर्नाटक में जो स्थित जोग प्रपात है, जोग या गरसोप्पा दोस्तों जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, सारावती, कृष्णा। तो दोस्तों ये जोग जलप्रपात जो हमारा है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये है दोस्तों, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारावती नदी। दोस्तों ये कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। और दोस्तों अगर कावेरी नदी की बात करें तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। और दोस्तों ये जोग जलप्रपात जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 225 मीटर, 225 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और ये शिव समुद्रम की ऊंचाई कितनी है? तो 90 मीटर है। शिव समुद्रम की 90 मीटर है दोस्तों। और भारत का सबसे छोटा दोस्तों जलप्रपात जो है वो धुआंधार जलप्रपात है, और ये नर्मदा नदी पर है, और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। और दोस्तों सबसे बड़ा जलप्रपात तो जोग जलप्रपात है, और ये सारावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो सारावती, और ऊंचाई तो 225 मीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों, डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, टीला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि दोस्तों बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों पर जो चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तो तटबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? दोस्तों निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? हमारे ऑप्शन है भार, आवेग, यंग का मापांक, त्वरण। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कि ये यंग का मापांक दोस्तों जो है वो अदिश राशि है। बाकी दोस्तों ये सभी सदिश राशियां हैं। और दोस्तों अदिश राशि और कौन कौन सी होती हैं तो आपको बता दें, दूरी, दूरी, समय, ताप, और दोस्तों द्रव्यमान, आयतन, ये सभी दोस्तों अदिश राशियां हैं। और दोस्तों अदिश राशि किसे कहते हैं? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहती हैं। तो दोस्तों अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यंग का मापांक दोस्तों, भार, आवेग और त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? दोस्तों किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? हमारे ऑप्शन है नील बोर, क्रिश्चियन हाइगेंस, जे थॉमसन, माइकल फैराडे। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत को क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रस्तावित किया था। और नील बोर की अगर बात करें तो इन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। परमाणु परमाणु संरचना का सिद्धांत दोस्तों नील बोर ने दिया था। और दोस्तों जे थॉमसन, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों किसने? तो जे थॉमसन ने। और माइकल फैराडे की बात करें तो विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो माइकल फैराडे ने दिया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। और क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या किया? तो दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? हमारे ऑप्शन है मोलस्का, एनेलिडा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कीट वर्ग जितना भी है वो सब आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। दोस्तों कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, और दोस्तों ये मकड़ी कीट है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी।
तो मकड़ी किस प्रजाति दोस्तों या किस संघ में आती है? तो आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, और ये कीट वर्गों का दोस्तों है। और इसमें दोस्तों कीट वर्गों की एक पहचान ये होती है कि इनका शरीर जो है दोस्तों वो 3 भागों में विभाजित होता है। कीटों का दोस्तों शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। और किन 3 भागों में विभाजित होता है? तो सिर, वक्ष और उदर, इनमें दोस्तों कीट वर्ग का शरीर विभाजित होता है। और मकड़ी दोस्तों कीट है, और इसीलिए दोस्तों इसे आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। और दोस्तों एनेलिडा, तो एनेलिडा आप जानते हैं केचुआ और जोंक दोस्तों एनेलिडा संघ के जीव हैं। और मोलस्का में दोस्तों घोंघा, सीप, ये सभी जीवधारी आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे क्वेश्चन का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मकड़ी किस प्रजाति की है? तो ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है वो कीट वर्ग का संघ है, तो और मकड़ी कीट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? दोस्तों यूस्टोकी नलिका जो है वो मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? हमारे ऑप्शन है नाक, कान, आँख, गला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कान में। दोस्तों यूस्टोकी नलिका जो है वो मानव के शरीर के मध्य कान में स्थित होती है। और दोस्तों इसकी अगर लंबाई की बात करें यूस्टोकी नलिका की, तो यूस्टोकी नलिका की दोस्तों लंबाई लगभग 35 mm होती है। और दोस्तों इसका वृत्ताकार अगर परिधि की बात करें तो 3 mm, इसकी वृत्ताकार परिधि 3 mm की होती है। और इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 35 mm की होती है। और दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो यह संतुलन बनाने की दोस्तों, ये जो होता है ये संतुलन को स्थापित करने में सहायक होती है। और ये कान के मध्य भाग में होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो कान के मध्य भाग में होती है दोस्तों। और इसकी लंबाई 35 mm होती है, और वृत्ताकार परिधि तो 3 mm होती है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है रजिस्टर आवंटन, फ्रेम आवंटन, स्लैब आवंटन, संसाधन आवंटन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लैब आवंटन। दोस्तों कर्नेल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को क्या कहा गया है? तो स्लैब आवंटन। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कच्छ कारण किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत के कच्छ कारण किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे ऑप्शन है ज्वारीय मिट्टी के मैदान, उपजाऊ मृदा, घनी वनस्पति, सभी सही हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान। ज्वारीय मिट्टी के मैदान दोस्तों कच्छ के रण में है, तो इसीलिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा में रहा नामसाई घोषणा किन राज्यों से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है असम और अरुणाचल, असम और नागालैंड, नागालैंड और त्रिपुरा, असम और बांग्लादेश। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, असम और अरुणाचल। दोस्तों असम और अरुणाचल में 15 जुलाई 2022 को 15 जुलाई 15 जुलाई 2022 15 जुलाई 2022 को दोस्तों असम और अरुणाचल के दो सीएम थे दोस्तों। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने, इन दोनों ने दोस्तों 7 दशक पुराने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। उसे ही दोस्तों नामसाई घोषणा, और इसी पर दोस्तों नामसाई घोषणा पर इन दोनों राज्यों के सीएम ने हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों ये इसीलिए चर्चा में रहा नामसाई घोषणा। और ये किन राज्यों से संबंधित है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों इस पर साइन किसने किया? तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम और अरुणाचल प्रदेश। और ये नामसाई घोषणा पत्र किन राज्यों से दोस्तों संबंधित है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? दोस्तों किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया? ऑप्शन हमारे हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, कमल हासन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तमिल सिनेमा के अभिनेता कमल हासन को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया।
दोस्तों ये कमल हासन कौन है? तो तमिल सिनेमा के अभिनेता हैं। तो कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया किसके द्वारा? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कमल हासन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों हमारा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को कहाँ पर भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड, आदिस अबाबा इथोपिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, हनोई वियतनाम। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 अगस्त 2022 को बैंकॉक के थाईलैंड में, कहाँ दोस्तों? तो बैंकॉक के थाईलैंड में भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया? तो भारतीय दूतावास आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। और कब किया? तो 17 अगस्त 2022 को। कहाँ किया? तो बैंकॉक थाईलैंड में। किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है दोस्तों 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान क्या हैं? तो शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया है? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों इसमें गांधीनगर गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और हैदराबाद तेलंगाना। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों 18 जून 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है मॉरिशस, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। दोस्तों भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना ने उदार शक्ति नामक ये जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था ये आयोजित किया गया। और ये दोस्तों आयोजित किया कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों मलेशिया में आयोजित किया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे चैनल पर युद्धाभ्यास की दोस्तों क्लास कराई जा चुकी है, तो आप लोग जाके चैनल पर उस क्लास को देखें। और दोस्तों एक क्वेश्चन संभवतः इससे आना है, तो आप लोग बहुत ध्यान से युद्धाभ्यास को पढ़ के जाएं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पेमा खांडू, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों प्रथम है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। दोस्तों 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। और दोस्तों ये किस लिए दिया गया? तो दोस्तों ये अपने राष्ट्र के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए ये अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और दोस्तों लता मंगेशकर की अगर बात करें तो इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया? तो 2001 में, सन 2001 में दिया गया। कौन सा दोस्तों? तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को 2001 में दिया गया। और दोस्तों भारत रत्न शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी, 1954 से दोस्तों भारत रत्न का प्रारंभ हुआ था। और लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया। और प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और दोस्तों किस लिए दिया गया? तो राष्ट्र के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।